दोस्तों, राधे राधे। वर्णमाला को आगे बढ़ाते हुए हम आज व्यंजन की क्लास ले रहे हैं और आशा करती हूँ कि आपको वर्णमाला में स्वरों का वर्गीकरण समझ में आ गया होगा। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन। व्यंजन खाने वाले व्यंजन अलग होते हैं और ये व्यंजन है अपने। इसकी परिभाषा है कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु मुख विवर से अवरोध के कारण घर्षण के साथ बाहर आकर निकलती हो, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 है। देख लिया आपने ये परिभाषा। मुख विवर कल भी बताया था मैंने। जो हमारा ये मुख है, जिसमें हमारे कितने सारे पार्ट हैं, कंठ है, तालय है, मूर्धन्य है, ओष्ठ है, दंत है, ये सारा हमारा मुख विवर है। और इनके द्वारा जो ध्वनियाँ निकलती है वे किसी घर्षण के साथ बाहर निकलती है ना, और ये अवरोध के साथ बाहर निकलती हैं और इन्हें ही व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण। व्यंजन के मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने? 3 वर्गों को 3 वर्गों में बांटा गया है मुख्य रूप से। स्पर्श व्यंजन जो कि 25 हैं, अंतस्थ व्यंजन जो कि 4 है, यर लव्य है। स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन 25, क से लेकर म तक। क वर्ग, क च ट त प, ये पाँचों, इसमें 5-5 अपने व्यंजन हैं और ये पूरे के पूरे 25 है। क च ट त क से लेकर म तक। और अंतस्थ है अपने 4, य र लव्य। और ऊष्म व्यंजन हैं 4, श, श और श। तीनों तरह के स और है। ठीक है, तीनों तरह के स और है आएगा। इस प्रकार ये हो गए 33। अब स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं देख लीजिए। वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय 2 उच्चारण अवयव। अब ये 2 उच्चारण अवयव कौन से हैं? जीभ, है ना, 2 उच्चारण अवयव, जीभ, होठ, तालु, कंठ, मूर्धा। मैंने पहले ही बताया था ये हमारे मुख विवर में है, यानी जो मुख की गुफा है, हमारा जो होठों के अंदर है, दांतों का पार्ट है। बहुत अच्छे से समझते होंगे आप। मैं बार बार कह रही हूँ, मुख विवर या गुफा, मुख मंडल एक ही बात है। तो हमारे मुख विवर में जीभ, होठ, तालु, कंठ और मूर्धा ये है, और इन्हें कहा गया है अवयव। ठीक है, अवयव कहा गया इन्हें। अब ये ज़रूरी थोड़ी है कि भाई एक से बोले जाए। कई बार जीभ और दांत से टच करके बोले जाते हैं, कई बार होठ और दांत से होता है टच, कई बार तालू और होठ का, कई बार जीवा और तालू का। इस प्रकार से 2 अवयव आपस में टच करके हमारे ये सारे के सारे स्पर्श व्यंजन बोले जाते हैं, जो कि क से लेकर म तक 25 है। अब ये देखिए, क च ट तप वर्ग, ये है क च ट तप, और इसमें ये पूरे के पूरे आ गए आपके 5। क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म। ठीक है, ये तो आ गए अपने ये। और अंतस्थ है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्थान अंतस्थ यानी अपना नाभि का जो भाग है वहाँ से होता है। अंतस्थल यानी नाभि भाग से होता हो, अंतस्थ कहलाती है। ये 4 हो गए, ये रलव है। आगे देखिए, ऊष्म व्यंजन कितने बताए थे मैंने? 4। इनकी परिभाषा है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय उष्मित यानी गर्म प्राणवायु बाहर निकलती है। यानी हमारी जो प्राणवायु है या ये व्यंजन है ना, प्राणवायु गर्म के साथ बाहर निकलती है, गर्म हवा दे फेंकते हैं, ये उष्मित व्यंजन है। ये श, तालविष्य, मूर्धन्य, दंतस्य और अपना काकल्य है। ये 4 हो गए। अब ये तो पढ़ लिए हमने व्यंजनों का वर्गीकरण। अब हम पढ़ेंगे व्यंजनों का अन्य वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है। ठीक है, अब किस प्रकार से कैसे होता है? जिस तरह से हमने स्वरों का वर्गीकरण पढ़ा था, हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ेंगे 4 प्रकार से, और ये गौण रूप से है ये। ठीक है,
और मूल रूप से तो मैंने बता दिया था अभी ऊपर कि व्यंजनों का वर्गीकरण वो मूल रूप से हैं और ये गौण रूप से हैं। अब देखिए यहाँ स्वतंत्र या ध्वनि तंत्र के आधार पर दो प्रकार के, ठीक है। अब ये स्वतंत्र या ध्वनि तंत्र के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। आपने नाम सुना होगा सघोष और अघोष। अघोष यानी कठोर और सघोष यानी मृदु, ठीक है। अब ये स्वतंत्र यानी कंपन के आधार पर जब हमारी जीवा या ये वर्ण ऐसे बोले जाते हैं कि हम कंपन के साथ बाहर आते हो, उन्हें बोलते हैं स्वरतंत्र। और हमारे स्वरतंत्र कौन सा है, वो का वही आएगा कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, ठीक है। अब उनमें 25 में से भी ये अलग अलग छांटे जाएंगे। तो ये दो प्रकार के हो गए, सघोष और अघोष, टिक लगाते जाए आप। दूसरा है प्राणवायु या उच्चारण काल के आधार पर, बिल्कुल, यानी जिनमें लगने वाला समय कितना समय लग रहा हो, अल्प प्राण या महाप्राण, ये होंगे दो प्रकार के। कौन कौन से होंगे आगे आता जाएगा, पहले आप सुन लीजिए एक बार। फिर थर्ड नंबर पर है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो 8 प्रकार का उच्चारण स्थान है अपने व्यंजनों का, ठीक है, 8 प्रकार का, ध्यान रखिए। और श्वास अवरोध के आधार पर 8 प्रकार हैं। ये है दो। तो मेन जो नीचे दिए गए हैं इनमें कन्फ्यूजन होता है बहुत सारा, तो हम बिल्कुल बारीकी से धीरे धीरे पढ़ेंगे और आप चिंता न कीजिए, आपका एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा। अब देखिए पहला पढ़ेंगे हम स्वर तंत्र या ध्वनि के आधार पर दो प्रकार से, अघोष और सघोष। और सघोष को ही घोष बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से हैं अघोष और सघोष, कौन से हैं। जब संधि पढ़ते हैं तब ये बहुत काम की चीज़ आती है। संधि में घोष वर्ण आते हैं, बार बार अघोष आते हैं, अल्प प्राण आते हैं, महाप्राण आते हैं, ठीक है। और हर एक वर्ग के अपना एक परिचय है, हर एक व्यंजन के अपना एक स्थान है, अपना एक परिचय है, उसे उसी नाम से बुलाया जाता है व्यंजनों को। हिंदी में व्याकरण माला में हर एक वर्ग का, हर एक ध्वनि का अपना एक उचित स्थान है और उसे उसी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, अब अघोष कौन कौन से होते हैं, तो 12 जो व्यंजन होते हैं वो अघोष होते हैं, ठीक है। अघोष मतलब कठोर। अब कौन कौन से होते हैं वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय ध्वनि बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती हो, है ना, अघोष ध्वनियाँ कहलाती है। यानी हमें बिल्कुल प्रयास कम करना पड़ता हो। जैसे प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, प्रथम और द्वितीय वर्ण, यानी क, च, ट, त, प, ये पूरा के पूरे 5 है। तो अगर प्रथम और द्वितीय वर्ण बोलेंगे तो देखिए नीचे देखिए यहाँ पर कितने हो गए, 5, क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ और प, फ, ये तो हो गए 10 तो वर्ण, ये हो गए, ठीक है, 10 हो गए ये। बाकी के उस में है ना 3 आएंगे, कौन कौन से, तीनों प्रकार के स आएंगे। तो इस प्रकार से 10 और 3 मिला के कितने हो गए, 13। तो अघोष कितने हो गए, 13। और कौन कौन सा, प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय, प्रथम और द्वितीय याद रखेंगे। अब बाकी जो बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, सघोष में चले जाएंगे, यानी तीसरा, चौथा, पांचवा। ये देखिए बहुत इजी है, एक बार आपको समझकर पढ़ने की आवश्यकता है, बाकी बहुत इजी से है ये। अघोष और सघोष, अगर कई बार सघोष आ जाता है और कई बार घोष आ जाता है तो एक ही बात है। यहाँ पर देख लीजिए तीसरा, चौथा, पांचवा है ना, ये देख लीजिए तीसरा, चौथा और पांचवा, यानी ग, घ, ण, झ, झ, ञ, ढ, ढ, ण, ध, ध, न और ब, भ, म। और फिर सघोष व्यंजन कितने होते हैं, 20। सभी स्वर कितने आएंगे, सारे के सारे स्वर, जी हाँ, सभी स्वर सघोष होते हैं। अभी आगे देखते जाइए इसमें क्या क्या और ऐड होएगा। पूरे के पूरे अघोष 10 होते हैं और सघोष 31 होते हैं, ठीक है। ये 15 तो हो गए, ये वाले कौन से, 15 तो हो गए, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, 15 तो ये हो गए। फिर प्लस अंतस्थ आ गया, उसमें आए, उसमें भी है को निकाल दिया है, हाँ उसमें है को निकाला है, तो ये 4 तो ये हो गए अंतस्थ।
फिर एक है आ जाएगा, ठीक है, और बाकी 11 आ जाएंगे। हो गई 31, काउंटिंग पूरी है। तो सघोष या घोष वर्ण कितने हैं? 31। और अघोष कितने हैं? 13। देख लीजिए यहाँ पे मैंने सारणी बना दी है, अच्छे से देखिए। देखिए ये पूरे के पूरे 15 तो आपके ये हो गए, तीसरा चौथा पांचवा 4 ये हो गए, ये लव है, एक ये हो गया है, और पूरे के पूरे सभी स्वर 11, यानी टोटल कितने हो गए? 31। तो सघोष व्यंजन होते हैं 31। अगर सघोष व्यंजन पूछे तो कितने बताएंगे आप? 20, ठीक है। हाँ, और सभी स्वरों को मिलाकर कर दिया तो 31 हो गए। इसलिए पूछा जाएगा सघोष वर्ण होते हैं, क्वेश्चन आएगा आपके, सघोष वर्ण होते हैं 31, ठीक है। व्यंजन पूछे तो 20 और वर्ण पूछे तो 31, ध्यान रखें, इम्पोर्टेंट बात है, नोट करके लिख लें। अब आगे देखिए, नंबर 2 पे आ गए अपन प्राणवायु के आधार पर, उच्चारण स्थान काल के आधार पर, यानी लगने वाला समय, उच्चारण काल, या व्यंजनों को बोलते समय कालमान को क्या कहा जाता है? समय को कालमान कहा जाता है। और व्यंजनों का कालमान कौन सा है? प्राणवायु कौन सी है? महाप्राण, अल्प प्राण। देखिए अल्प प्राण कौन कौन से होते हैं इसमें? यानी अल्प यानी थोड़ा, और महा यानी ज़्यादा। तो वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण काल में बहुत कम मात्रा में प्राणवायु बाहर निकलती हो, या उच्चारण में समय बहुत कम लगता हो, है ना, या उच्चारण काल छोटा होता हो, अल्प होता हो। 3-4 तरीके से मैंने आपको परिभाषा समझा दी है, कुछ भी आ सकता है। उच्चारण काल में समय कम लगता हो, प्राणवायु कम आती हो, ठीक है, और जिनका उच्चारण करने में बहुत ही कम समय लगता हो उन्हें कहते हैं अल्प प्राण। और ये कौन कौन से हैं? पहला, तीसरा, पांचवा। ध्यान रखिए, पहला, तीसरा, पांचवा। अब यहाँ मैंने एक सारणी बनाई है, वो भी बताऊंगी, पहले देख लीजिए। क से लेकर म तक, यानी कचट तप में 25 में से 15 आएंगे। और 15 कौन कौन से हैं? 15 कौन कौन से हैं? ये तो पहला आ गया क, और ये तीसरा आ गया ग, और अण आ गया ये आपका पांचवा, यानी 135, ठीक है। अब इसमें से बचेगा कौन सा? दूसरा बचेगा और चौथा बचेगा। तो ये हो जाएंगे आपके, ये तो हो गया अल्प प्राण और ये हो गया महाप्राण, ठीक है। 134/24। अब देखना इसमें अंतस्थ भी शामिल है। अच्छा, उधर अपने सघोष में अंतस्थ शामिल हो गए थे और इधर अल्प प्राण में। हाँ, आप कहेंगे मैडम ये किधर के किधर शामिल हो रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही है, ये तो वर्ण है भाई, ये तो वर्ण है। ये रे लव व 4 ये शामिल हो गए। कितने हो गए? 19। समझना मेरी बात। 15 तो हो गए व्यंजन, 4 हो गए अंतस्थ, ठीक है। स्पर्शी व्यंजन कितने आ गए इसमें? 15, और 4 हो गए अंतस्थ, 19 हो गए। और फिर सभी स्वर आ गया समझ में, सभी स्वर। अब देखिए बड़ी समझने वाली बात यहाँ पे ये है, एक नोट करके मैं अभी आपको बताऊँगी, बहुत ही अच्छी बात है, नोट करके लिखाऊंगी कि देखिए नोट ये है, अल्प प्राण 135। 135 का मतलब कितना हो गया? 1, 3 और 5, तो कितने हो गए? 15 हो गए ना ये। फिर सघोष 3, 4, 5, ठीक है, और फिर अंतस्थ 4, और फिर सभी स्वर। क्या हो गई ये क्या है? क्या है ये? 30 है ये। और ये सभी के सभी क्या है? ये अल्प प्राण, अघोष, अल्प प्राण, सघोष, अंतस्थ 4, सभी स्वर। ये एक ट्रिक है कि अल्प प्राण होते हैं 1, 3, 5, ठीक है। और ये जो अल्प प्राण है ना, यही आपके अघोष है। ऊपर बता चुकी हूँ मैं आपको
अघोष में क्या आए थे? क ख आया था ना, क ख यानी पहला और दूसरा आया था। और सघोष में 3 4 5 आए थे। तो आप देख लीजिए थोड़ा सा, एक बार यहाँ देखना इसको। 135, अब ये 135 आप ऐसे संख्या में मत समझना, ये पहला तीसरा पांचवा है अल्प प्राण में, और सघोष में कितना है? तीसरा चौथा पांचवा, ठीक है। और इसको अगर अपन ढक देती हूँ मैं यहाँ से, एक बार इसको कम कर देती हूँ, तो देखो सघोष, अंतस्थ और स्वर, ये सारे के सारे सघोष हैं और सभी स्वर आ ही गए हैं इसमें। अब यहाँ पर देखिए महाप्राण को पढ़ लेते हैं। आगे एक अच्छी सी सारणी या प्रश्नों के माध्यम से समझाने की कोशिश की है मैंने आपको। ऊपर देखिए, यहाँ पर सिर्फ इतना बताऊंगी मैं। अल्प प्राण होते हैं, महाप्राण कितने हैं? 12 अल्प प्राण हैं, महाप्राण हैं 2 और 4, अल्प प्राण हैं 1 3 5, सघोष है 3 4 5 और अघोष है 1 2। बस इतना सा है, ये सारणी आपको याद रखनी है। 12/345, 24/135। ये जो 24/135 है, ये अल्प प्राण, सॉरी ऊपर महाप्राण है, नीचे अल्प प्राण है। और ये जो 12/345 है, ऊपर अघोष और नीचे सघोष। बस इतना सा ध्यान रखें आप। अब देखिए महाप्राण कितने होते हैं? 14 होते हैं, क्योंकि महाप्राण कितने हैं? दूसरा और चौथा। देखिए, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण करते समय प्राणवायु अधिक मात्रा में बाहर निकलती हो या जिनका उच्चारण काल लंबा हो, महाप्राण ध्वनियाँ कहलाती है। तो प्रत्येक वर्ण का कौन सा हो गया? दूसरा और चौथा। ख और घ, ठीक है, छ और झ, ड और ढ, त और ध, फ और ब। और फिर चारों के चारों अपने उष्मीय, श श श और है, ये चारों आ गए। जब आप बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जब जाके समझ में आएगा। यानी 14 हो गए ये। अगर केवल व्यंजन पूछे, अगर आपसे पूछ ले कि महाप्राण, उष्मीय महाप्राण कितने होते हैं, तो केवल 4 हैं, श श श हैं। और सिर्फ पूछे उष्मीय व्यंजन कितने हैं, है ना, उष्मीय व्यंजन नहीं, उष्मीय सॉरी स्पर्श व्यंजन महाप्राण कितने हैं, तो 10। और सिर्फ इतना पूछे कि व्यंजन कितने हैं उसमें महाप्राण, तो 14। हालांकि ऐसा नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सारे व्यंजन आपको दे दिए जाएंगे इस तरह से। और इसमें से पूछेंगे उष्मीय है, महाप्राण है, अल्प प्राण है, सघोष है, अघोष है ना, इस तरह से। देखिए ऐसे सभी स्वर होते हैं। सभी स्वर क्या होते हैं? अघोष, अल्प प्राण, घोष या सघोष या महाप्राण। आंसर क्या आएगा? अल्प प्राण। सभी स्वर होते हैं, ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, सभी स्वर होते हैं अल्प प्राण। अभी हमने ऊपर वाली क्लास में पढ़ा था, ध्यान हो तो आपको, ऊपर बताया था मैंने आपको। फिर सेम क्वेश्चन है, सभी स्वर होते हैं, सभी स्वर होते हैं अघोष, घोष और सघोष अयोगवा है या महाप्राण क्या होंगे? बिल्कुल। अब यहाँ अल्प प्राण नहीं है, तो सभी स्वर, जी हाँ, सभी स्वर सघोष होते हैं, सघोष या घोष होते हैं, क्योंकि 31 होते हैं ना सघोष। तो सघोष में सारे आ जाएंगे, तीसरा चौथा पांचवा, अंतस्थ है और सारे स्वर। सभी स्वर होते हैं। अब ये बोनस योग्य सवाल आ गया आपके। सभी स्वर होते हैं, देखिए वापस आ गया। आंसर क्या आएगा? अघोष, सघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ऑप्शन में अगर दोनों ही आ गए, देखो सघोष भी होते हैं और अल्प प्राण भी होते हैं। ये बोनस योग्य सवाल है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न आएंगे, घुमा फिरा के। प्रश्न तो एक ही है, देखो ऑप्शन अलग अलग दे दिए हैं, तो आपको अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको आंसर क्लिक करना है। तो ये आगे चलें, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब थोड़े से अभ्यास प्रश्न कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे अपन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर एक दो प्रश्न और हैं, देखो ये रे लव्य है, ये रे लव्य क्या है? अल्प प्राण है, अंतस्थ है, घोष या सघोष है, क्या है?
उपयुक्त सभी हैं क्या? अच्छे से पढ़ना इनको। एरलव आपके अल्प प्राण है, अंतस्थ है या घोष अघोष है? बिल्कुल अंतस्थ तो है ही है, अल्प प्राण भी है और घोष अघोष भी है, ये सारे ही हैं। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, आप इसको एक बार नोट करके रख लेना। नोट डाल दिए, अंतस्थ तो है ही है, अल्प प्राण भी है, घोष अघोष भी है। वापस देखिए प्रश्न की प्रकृति बदल गई। दूसरा प्रश्न और देख लीजिए। ये रलव है, अल्प प्राण, स्पर्शी, अंतस्थ, अघोष, क्या आएगा? प्रश्न देख लीजिए आप वापस। अल्प प्राण, स्पर्शी, अंतस्थ, अघोष। अब देखिए यहाँ सबसे अच्छा क्या है, जो विशेष ध्वनि होती है वही मानी जाती है। विद्वानों के अकॉर्डिंग जो विशेष ध्वनि होती है ना वही मानी जाती है। अब अंतस्थ तो सभी जानते हैं, अल्प प्राण के भाग कौन कौन से? स्पर्शी भी है ना, और कौन कौन से भाग है? अंतस्थ भी है और अघोष भी है, लेकिन यहाँ अल्प प्राण दे दिया, ठीक है, तो अल्प प्राण ही आ गया। अगर उत्तर में यहाँ ऑप्शन में अल्प प्राण नहीं आता और अंतस्थ आता तो हम अंतस्थ करते। आगे देखिए, एक बार और देखिए प्रश्न। श, श और स ध्वनियाँ हैं, कौन सी ध्वनियाँ? ऊष्मीय हैं, महाप्राण हैं, अघोष है या सभी हैं? देख लीजिए, प्रश्न की प्रकृति बदल गई है। वापस यहाँ पे सभी आएगा भाई, ऊष्मीय भी है, महाप्राण तो है ही है, ठीक है, और अघोष भी है। ये वापस से पढ़ना पड़ेगा आपको, देखना पड़ेगा इसको। अब एक बार प्रश्न वापस देखिए नीचे। प्रश्न है 7वां नंबर प्रश्न है, सघोष महाप्राण है ना। अब सघोष और महाप्राण है, ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रही हूँ। देखिए, इसके बारे में कई बार सेकंड ग्रेड में, फर्स्ट ग्रेड में, यहाँ तक कि नेट में भी प्रश्न आ चुका है। सघोष, महाप्राण और अगर आता ऊष्मीय, कौन सा है? ये जो है ना, ये सारे के सारा है। ये सघोष में भी आएगा, क्योंकि अघोष में तो तीनों से आ जाएंगे, जैसे कि ऊपर मैंने बता दिया। ये देखो, अघोष में तीनों से आ जाएंगे। अच्छा, ये ऊष्मीय है, बिल्कुल, यहाँ भी ऊष्मीय है, यहाँ भी ऊष्मीय है। महाप्राण है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। हाँ, दिक्कत ये है कि ये सघोष है या अघोष? तो है केवल सघोष है। क्या है? सघोष है। वापस से मैंने सारणी बनाई है, अच्छे से पढ़ लेना एक बार नीचे आपकी सुविधा के लिए। ये मैंने सारणी बना दी है छोटी सी, नोट करके आप इसको नोट कर लेना, हाशिए पे लटका लेना। ये देखिए नोट है ये, सघोष और अघोष, ठीक है। जैसे भी आपको समझ में आए। मैंने इसको कैसे कर रखा है? मैंने इसको कर रखा है ये ऐसे, देखिए, अल्पस, इस तरह से कर रखा है मैंने, यानी अल्प प्राण और फिर यहाँ नीचे दे दिया सघोष, ठीक है। तो इतना ध्यान रखिए आप। तो जितनी भी बड़ी है ना, अल्प प्राण में तो आ जाएगा 135 और सघोष में आ जाएगा 345, यानी तीसरा, चौथा, पाँचवा, ठीक है। और ये आ जाएगा एक पहला, तीसरा, पाँचवा। बाकी बचे जो महाप्राण में है और अघोष में है, ये इतना ध्यान रखिए आप। बार बार इसको पॉज करके देखना, 2 या 3 बार देखोगी, जब समझ में आएगा फिर हाथों हाथ क्वेश्चन कर लेना। अब देखो, अल्पस, ठीक है ना, कौन कौन सा है? 345 और 135 आ गया, चाहे क्रॉस में लिखो चाहे कैसे लिखो, 12 दूना 24 और ये बड़ी बड़ी संख्या ऐसे आ गई। ये देखो अल्पस आ गया ना, यहाँ पे इसका अ और यहाँ इसका स, कैसे भी करो आपको समझ में आना है। अब देखो, मैंने छोटी सी सारणी बनाई है, सारा मिला के कर दिया। सघोष होते हैं तीसरा, चौथा, पाँचवा, सभी स्वर, यरलव्य और ऊष्मीय है। कितने हो गए? कितने हो गए? सारे 31 हो गए। तो कभी भी आपसे पूछे कि सघोष वर्ण व्यंजन है, तो सघोष व्यंजन या सघोष वर्ण में कुछ भी पूछ सकता है। सघोष वर्ण में तीसरे, चौथे, पाँचवें में से कोई एक दे देगा, ठीक है, और फिर किसी स्वर में से एक दे देगा, और ये अंतस्थ में एक दे देगा, और उसमें से है हटा देगा या दे देगा।
तो नहीं है पूछ के कोई दूसरा वर्ण डाल देगा अघोष का एक। ध्यान से सुना मैं क्या कर रही हूँ। ये सारे तो डाल के तीसरे चौथे 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में अघोष का कोई भी लेटर डाल देगा, पहला दूसरा या उसमें तीनों छः में से कोई भी डाल देगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जब आपको सगोश आएंगे ना तो अघोष ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो ये हमेशा एक चीज़ करनी है आपको, या तो आप छोटी चीज़ कर लीजिए या बड़ी चीज़ कर लीजिए। छोटी चीज़ करने से ये होता है कि जितना भी बचा हुआ है वो बड़ी चीज़ आपको ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी, तो छोटा याद करना पड़ेगा। तो अघोष याद कर लीजिए, पहला दूसरा और शेष है। क्लियर है ये? तो 13 ही होते हैं। फिर अल्पप्राण याद कर लो। अल्पप्राण में सारे स्वर आएंगे, अंतस्थ आएगा और एक पहला तीसरा और पांचवा आएगा। ठीक है। और या तो महाप्राण याद कर लो, ये देखो दूसरा और चौथा उष्मीय शेष है। ठीक है। अब ये जो उष्मीय है, तीनों प्रकार के श हैं, वो अघोष भी है और महाप्राण भी है। ये मैंने ऊपर प्रश्नों में समझा चुकी हूँ आपको, और प्रश्न भी ऐसे ही बनाए हैं मैंने यहाँ पे। तो यहाँ पे देख लीजिए, उत्तर देख लीजिए। यहाँ पे एक नोट करके मैंने यहाँ लिखाया है, सघोष वर्ण कितने होते हैं? 31। और अगर सघोष व्यंजन पूछे तो 30। क्यों? उसमें से ये एक उष्मीय हटा दिया है यहाँ पे, इसलिए ये 30 आया है। व्यंजन अलग चीज़ है, वर्ण, क्योंकि वर्ण में स्वर सारे मिल गए। ठीक है। वर्ण में सारे स्वर मिल गए, और आप इनमें से भी अगर 11 स्वरों को हटा ले तो उसमें व्यंजन कितने होंगे? वो कि वही मैंने बताया आपको, 20 होते हैं। और अघोष कितने होते हैं व्यंजन? 13 होते हैं। हिंदी में अल्प प्राण वर्ण 19 है, और हिंदी में है ना अल्प प्राण व्यंजन कितने हैं? 14। क्योंकि वो 5 कौन से मिलाए आपने? यहाँ पे 11 स्वर मिला दिए और 13 वो हो गए। 13 व्यंजन और 11 स्वर हो गए, तो वर्ण हो गए ऑटोमेटिकली। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये देख लीजिए। अल्प प्राण कितने होते हैं? 15 तो ये हो गए, 4 ये हो गए, कितने हो गए? 19। 19 और 11 ये हो गए, तो कितने हो गए? 30 हो गए। तो अघोष कितने हो गए? 30। और सघोष कितने हो गए? 31। ये बड़ा कन्फ्यूजन वाला और पेचीदा मामला है, टॉपिक पर है बड़ा इंटरेस्टेड टॉपिक। तो अगर आपको समझ में आ गया हो तो एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा, वापस से बता देती हूँ आपने क्या क्या पढ़ा है आज अपन ने। यहाँ से हमने पढ़ा व्यंजन, व्यंजन की परिभाषा पढ़ी, 33 होते हैं। व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ा, 3 प्रकार से होते हैं मूल रूप से, 25 स्पर्श, अंतस्थ 4, उष्मीय 4। ठीक है। स्पर्शी में पूरा कचट तत्व वर्ग के 5 में आ गए 25, अंतस्थ 4 हो गए, फिर उसमें 4 हो गए। फिर व्यंजनों का अन्य प्रकार के वर्गीकरण 4 प्रकार से होता है, चारों में भी आपके अलग अलग आएंगे। स्वर तंत्र पढ़ चुके हैं हम, ध्वनि तंत्र 2 प्रकार से, जिसे अघोष और सघोष कहते हैं। और प्राणवायु के आधार पर पढ़ा हमने अल्प प्राण और महाप्राण। अब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम उच्चारण स्थान के आधार पर 8 प्रकार से, और फिर श्वास अवरोध के आधार पर। ये नेक्स्ट वाला ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और ये हम पढ़ चुके हैं। अभी आप एक एक को वापस से आप पोज करके देखते जाएं। ठीक है। अब उच्चारण स्थान के आधार पर हम पढ़ेंगे कंठ तालव्य, मूर्धन्य दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वर्तस्य, तालु वर्तस्य। ठीक है। इसके आधार पर हम 8 प्रकार से पढ़ेंगे ना। ये उच्चारण स्थान के आधार पर 8 प्रकार, कंठ तालव्य, मूर्धन्य दंत्य, ओष्ठ्य, दंतोष्ठ्य, वर्तस्य और तालु वर्तस्य। ठीक है। और फिर पढ़ेंगे हम श्वास अवरोध के आधार पर। ये बड़ा अच्छा टॉपिक लगता है मुझे, सबसे अच्छा। इसमें रे को क्या कहा जाता है? रे को लुंठित प्रकम्पित रे कहा जाएगा। पार्श्विक लय, लय को पार्श्विक लय बोला जाएगा। फिर 2 उच्छिप्त ताड़नजात ड और ढ आएंगे, फिर स्पर्शी आएंगे, फिर संघर्ष स्पर्शी आएंगे, फिर नासिके आएगी। तीनों प्रकार के नासिके है ना, 5 कचट तत्व में लास्ट का 5वां नासिके होता है, वो है आएगा। फिर संघर्षी आएंगे, फिर अर्ध स्वर यह और वह आएगा, जो संस्कृत के स्वर हैं। तो इनको भी हम प्रश्नों के माध्यम से अच्छे से करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और किसी प्रकार को किसी से भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करें।